सॉरी, मैं बताना भूल गई कि आरू का पूरा नाम आरवी है। भले ही आरवी अभी 5 साल की है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। निहाल को डाइनिंग टेबल पर बैठते देख आरू वहां से उठ जाती है और निया के गाल के किस करके कहती है, मम्मा मैं विहान के साथ स्कूल जा रही हूँ। निया उसके माथे पर किस करके बोलती है, आपसे कितनी बार कहा है उसे नाम से नहीं बल्कि अंकल कहकर बुलाया करो। आरू ओके बोलती है। तभी निहाल उसे बाय बेटा बोलता है, लेकिन आरू उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। निहाल उसका बिहेवियर देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो निया सिया के सामने अपना असली रूप दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए वो कसकर अपनी मुट्ठी बांध लेता है। निया भी उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी को उसके पापा निहाल से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज तक आरू ने कभी भी नैतिक को पापा नहीं कहा था। आरू विहान के साथ अपने स्कूल चली जाती है और निहाल भी ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस चला जाता है। उसका लंदन में खुद का बिजनेस था और वो निया के साथ लंदन में रहता था। एक बड़े से ऑफिस में निहाल शर्मा गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और विहान अंदर आता है। विहान, सर मैं आरू को स्कूल छोड़ आया। निहाल, तो मैं क्या करूं? कभी कभी तो मन करता है कि मैं इस लड़की को जान से मार दूं। विहान, ऐसा हुआ तो सिया मैम आपसे दूर हो जाएंगी। निहाल उसका गला पकड़कर दीवार से लगा देता है। नैतिक, कितनी बार कहा है ये नाम अपने मुंह से मत निकाला करो, वो सिया नहीं बल्कि निया है। निया, नैतिक की निया। ये बोलते हुए वो एकदम पागल लग रहा था। विहान, माफ कर दीजिए बॉस, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर निहाल उसे छोड़ देता है। जमीन पर गिरते हुए वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है और तुरंत खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है। निहाल, उस आरव शेखावत का खून है, गरम तो होगा ही ना। लेकिन वो पिद्दी आरू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने सिया को पाने के लिए खुद का वजूद मिटा दिया और उस आरव की बेटी को भी अपना लिया। सिया को अब मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये सारी बातें कोई सुन रहा है और इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग, जिस पर सुनहरे अक्षरों में ABA स्कूल ऑफ लंदन लिखा हुआ था। उसके प्राइवेट रूम में एक 5 साल की बच्ची अपने लैपटॉप में कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो अपना लैपटॉप बंद करके रख देती है। वो लड़की, मुझे तो पहले से ही महसूस होता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आज पता चला कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। चल आरू, लग जा अपने असली डैड को ढूंढने के मिशन में। लेकिन उससे पहले इस नकली बाप का कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने लैपटॉप में फिर से कुछ करने लगती है। सबको लगता है कि आरवी एक साधारण सी लड़की है, लेकिन आरू हैकिंग में एक्सपर्ट है और इसके बारे में किसी को नहीं पता। आरू को हमेशा से लगता था कि नैतिक अच्छा आदमी नहीं है और वो उसके डैड भी नहीं है, इसलिए उसने चुपचाप अपना और नैतिक शर्मा का DNA टेस्ट भी कराया था। DNA रिपोर्ट देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो अपने असली डैड का पता लगाने के लिए नैतिक शर्मा के कैबिन में एक छोटा सा कैमरा फीड कर देती है। वो अक्सर निया के साथ उसके ऑफिस आती थी, इसलिए उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वहीं लंदन से सैकड़ों मील दूर इंडिया में शाम का वक्त एक आदमी क्लब में बैठा नॉन स्टॉप शराब पीता जा रहा था। तभी एक आदमी उसके पीछे से आते हुए उसके हाथ से शराब का ग्लास छीन लेता है। वो आदमी
आरव तुम पहले से ही इतना पी चुके हो, इसलिए अब बस करो। आरव, चिंता मत करो अमन, इतनी जल्दी नहीं मारने वाला मैं। उसकी बात सुनकर पीछे से आता हुआ रोहित बोलता है। रोहित भाई, आप कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं? तभी शिवा बोलता है, रहने दे शिवा भाई को, वैसे भी हमसे क्या फर्क पड़ता है। हमेशा तो खड़ूस बने घूमते हैं और हमें डराते रहते हैं। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन आरव उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। आरव, लगता है तुम सबकी बीवियों ने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। अमन, कहाँ भाई? आपको पता है आजकल हमारी बीवियां हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। शिवा, अगर कुछ बोल दो तो जंगली बिल्लियों की तरह झपट्टा मारने को तैयार रहती है। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, अच्छा तो हम जंगली बिल्लियां हैं, आप सब हमारी बुराई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्या? वो आवाज सुनकर सब लड़के अफसोस में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो वो बहुत ही जल्दी छुपा लेता है। सभी लड़के पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी बीवियां उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। लेकिन लड़कों की नजर तो अपनी बीवियों पर जम ही जाती है, क्योंकि सब आज बहुत सुंदर लग रही थी। अमन तुरंत रिया के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और शिवा भी तुरंत रागिनी के पास जाकर उससे गले लगा लेता है। रोहित भी भागते हुए अपनी बीवी यानी कि बंशी के पास जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। तीनों लड़के एक साथ, सॉरी बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन लड़कियां उन्हें इग्नोर करके आरव के पास वाली सीट पर बैठ जाते हैं। सिया के जाने के बाद भी आरव को विश्वास था कि सिया जिंदा है, इसलिए वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सिया नहीं मिलती। इसके बाद तो जैसे आरव ने सबसे रिश्ता ही तोड़ दिया था। लेकिन जब 1 साल बाद अमन और रिया का बेटा हुआ तो आरव भी शेखावत विला वापस आ गया था। उसके बाद ही शिवा, रागिनी और रोहित, बंशी की भी शादी हो गई। सुधीर जी और सुनिधि जी के बहुत मनाने के बाद आरव घर पर रहने लगा था। लेकिन 1 साल पहले सुनिधि जी, सुधीर जी और विवेक जी और सारिका जी की भी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे अंश और आरव और भी ज्यादा टूट गए थे। लेकिन सबने मिलकर उसे संभाल लिया था। उसके बाद से अंश और अंशिका भी शेखावत विला में ही रहने लगे थे। अंश और अंशिका का एक बेटा है जिसका नाम अथर्व है। अमन और रिया का एक बेटा है जिसका नाम अनंत है। शिवा और रागिनी का भी एक बेटा है जिसका नाम रोहन है। रोहित और वंशी की 2 जुड़वां बेटियां हैं जिनका नाम वाणी और राम्या है। इन सब में अनंत सबसे बड़ा है और वो अपने सभी छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है। वहीं इनमें से रोहन और राम्या सबसे ज्यादा शैतान है। दोनों लड़कियां पूरे शेखावत मैंशन की जान है। सभी बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें सबसे ज्यादा डर आरव से लगता है। लेकिन ये सब आरव से प्यार भी बहुत करते हैं। लड़कियां लड़कों को इग्नोर करके आरव के पास जाकर बैठ जाती है। सारे लड़के भी उनके पास आ जाते हैं। अमन, हम तो मजाक कर रहे थे और तुम तो गुस्सा हो गई। रिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अमन कान पकड़कर, अब तो माफ कर दो। रिया उसे देखकर मुस्कुरा देती है। बंशी, अंश, जीजू और अंशिका दी अभी तक नहीं आए, तभी उनके पीछे से आवाज आती है, हम यहाँ हैं। सब पीछे पलट कर देखते हैं तो सामने अंश और अंशिका खड़े थे। बंशी जाकर अंशिका के गले लग जाती है। अमन भाई, आप दोनों लेट कैसे हो गए? उसके सवाल पर अंश और अंशिका एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंश, कार में अंशिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए हम दोनों हॉस्पिटल चले गए थे। उसकी बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। रिया,
भाभी आप ठीक हो? अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप घर चलिए। अंशिका, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं एकदम ठीक हूँ। अंश, एक गुड न्यूज़ है। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अंश, मैं पापा बनने वाला हूँ। अंशिका प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सारी लड़कियां अंशिका को गले लगा लेती है। अमन रिया के कान में, तुम्हें नहीं लगता अब हमें भी एक और बेबी प्लान कर लेना चाहिए? रिया, मोमो बनाते हुए खुद ही पैदा कर लो। मेरे लिए तो मेरा अनंत ही काफी है। उसकी बात सुनकर अमन मुंह बना लेता है। अमन, लगता है अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो। रिया, बूढ़ा किसे बोला? हाँ तुमने, बूढ़े होगे तुम। हाँ। सब उनकी नोक झोंक देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें रिया को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सिया के जाने का जितना गम आरव को था उतना ही रिया को भी था। रिया अमन की बातों से चीड़ जाती है और अपने पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। अमन भी उसे मानने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी डीजे गाना प्ले करता है जो रिया अमन को देखते हुए गाने लगती है। दाएं लगे कभी बाएं लगे, नैनों की बुलेट दिल पे धाए लगे। ओ राजा, रिया अमन का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेती है और फिर गाने लगती है। दाएं लगे कभी बाएं लगे, नैनों की बुलेट दिल पे धाए लगे। ओ राजा, आए हेलीकॉप्टर पे चढ़के जवानी, कूदी पैराशूट ते ना करके मनमानी। ओ तेरी एंड जवानी, ओ तेरी बैंड जवानी, नहीं चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। अमन उसे देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो रिया को देखते हुए दूसरी लड़कियों के पास जाता है और आगे की लाइन गाता है। बावारों के कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ बेबी, अय्याशी के कंप्यूटर का प्रोसेसर हूँ बेबी। आहा, आवरों के कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ बेबी, अय्याशी की कंप्यूटर का प्रोसेसर हूँ बेबी। रिया उसे देखकर गाना शुरू करती है। ओ राजा, होगी गधी जो भी होगी तेरी दीवानी, जीतना कमीना तू मैं उतनी सयानी करती है। ओ राजा, होगी गधी जो भी होगी तेरी दीवानी, जीतना कमीना तू मैं उतनी सयानी। ओ तेरी एंड जवानी, ओ तेरी बैंड जवानी, नहीं चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी एंड जवानी। ओ मेरी बैंड जवानी, हाँ हाँ चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड जवानी। थोड़ी देर में गाना खत्म होता है और वो दोनों सबके पास आकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक में दिन बीत जाता है और सब घर वापस चले जाते हैं। आरव अपने रूम में जाकर सिया की फोटो देखने लगता है। आरव, सब कहते हैं तुम कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। उसे पता नहीं चलाता कि कब उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद निकलकर सिया की फोटो पर गिर जाती है। तभी उसके रूम का गेट नॉक होता है। वो रिमोट से गेट खोलता है तो उसके सामने दो छोटे बच्चे खड़े थे। आरव को देखते ही वो भागते हुए उससे लिपट जाते हैं। राम्या, बीपी, बड़े पापा आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर आरव के इमोशनलेस चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरव, अच्छा आज अपने कौन सी शैतानी करी? रोहन, बीपी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम शैतानी करते हैं? हम दोनों तो बहुत स्वीट है। उनकी बात पर आरव मुस्करा देता है। तभी बाकी बच्चे अनंत, अथर्व और वाणी भी आ जाते हैं। वाणी, बड़े पापा देखो ना, इन दोनों ने हम सबकी शू लेस एक दूसरे के शूज के साथ बांध दी थी, इसलिए हम गिर गए। उसकी बात सुनकर आरव घूर कर उन दोनों को देखने लगता है। राम्या, वो बीपी, ये मेरी गलती नहीं है, मुझसे तो रोहन भाई ने ये करने को कहा था। रोहन उसे घूरने लगता है। राम्या अपने दांत दिखाकर अनंत के पीछे छिप जाती है। अनंत, खबरदार जो मेरी छोटी को ऐसे घूरा तो। उसकी बात सुनकर रोहन अपना मुंह बना लेता है। रोहन, सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था। आरव, रोहन ऐसे नहीं करते।
अगर उन सब को चोट लग जाती तो, और राम्या तुम ऐसे रोहन को नहीं फंसा सकती। गलती दोनों ने को है, इसलिए सजा भी तुम दोनों को ही मिलेगी। सजा की बात सुनकर वो दोनों मुंह बना लेते हैं और अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अनंत और अथर्व की तरफ देखने लगते हैं, मानो कह रहे हो कि इस बार बचा लो। लेकिन वो दोनों मुंह फेर लेते हैं। वाणी, तुम दोनों की सजा ये है कि तुम्हें हम सबका रूम साफ करना पड़ेगा। रोहन, बीपी, ये कुछ ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं है। हम दोनों अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए आप हमारी सजा कम कराइए। आरव, तुम सबके मैटर में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, इसलिए तुम दोनों को वही करना पड़ेगा जो ये तीनों बोलेंगे। थक हार कर बेचारे बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं। आरव सिया की फोटो देखकर, अगर तुम साथ होती तो हमारे भी इतने ही प्यारे बच्चे होते, ये कहते हुए वो बहुत उदास हो जाता है। लंदन, आरू अपने रूम में बैठी आरव के बारे में जानकारी निकाल रही थी। उसके दिमाग में इंडिया जाने के लिए कुछ प्लान चल रहा था। तो क्या करेगी आरू इंडिया जाने के लिए? और क्या नैतिक शर्मा निया को खुद से दूर जाने देगा? लंदन, आरू अपने रूम में बैठी आरव के बारे में जानकारी निकाल रही थी। उसके दिमाग में इंडिया जाने के लिए कुछ प्लान चल रहा था। तभी उसके रूम में निया आ जाती है। निया, अब आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? आरू, मॉम, आपको क्यों लगता है कि मैं जब भी कुछ सोचती हूँ तो खिचड़ी पका रही होती हूँ? निया, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। आरू, ओके मेरी मान। निया, आरू, आप अपने डैड से इतनी रुडली बात क्यों करती हो? वो आपके डैड है, इसलिए आपको उनकी सारी बातें माननी चाहिए और उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। आप जब उन्हें इग्नोर करती हो तो वो बहुत उदास हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर आरू कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नजर खिड़की के साइड में खड़े नैतिक पर पड़ती है, जो चोरी से उनकी बातें सुन रहा था। उसे देखकर आरू के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। वो उदास सा मुंह बनाकर बोलती है, आरू, आपने सच कहा मॉम। डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें इग्नोर करती हूँ। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगी और उनके साथ प्यार से रहूँगी। लेकिन क्या वो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देंगे? ये सब आरू इतनी मासूमियत से बोलती है कि निया को उस पर बहुत प्यार आता है। वो कुछ बोलती उसके पहले ही नैतिक रूम में आ जाता है। नैतिक, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे डैड बोल दिया, इतना ही मेरे लिए काफी है, और शायद गलती मेरी है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाता। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अब मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताऊंगा। उसकी बात सुनकर आरू का मन उल्टी करने का हो रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर नैतिक को गले लगा लेती है। नैतिक भी खुश था कि अब उसने आरू के दिल में अपनी जगह बना ली है और अब निया भी आज नहीं तो कल उसे अपना ही लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। नैतिक, आज मैं बहुत खुश हूँ। निया, क्या आज हम पहले की तरह एक साथ सो सकते हैं? तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तो जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी बन गया हूँ। उसकी बात पर निया ना नहीं कर पाती। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों वो नैतिक को पति होने का कोई हक नहीं दे पाती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसे हाँ कर देती है। नैतिक आरू को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड में लिटा कर खुद एक साइड लेट जाता है। आरू का तो मन कर रहा था कि वो नैतिक को बेड से धक्का दे दे, लेकिन उसे इंडिया जाने के लिए नैतिक की मदद चाहिए थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो कभी भी नैतिक को अपनी मम्मा के करीब नहीं जाने देगी।
निया ना चाहते हुए भी बेड के दूसरे साइड लेट जाती है। नैतिक बहुत खुश था क्योंकि आज उसे अपना सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है, लेकिन निया सिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। निया अपने मन में, मुझे आरू का निहाल को डैड बुलाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा। निहाल ने कहा था कि एक एक्सीडेंट के वजह से मैं अपनी पास्ट की मेमोरीज भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे उसकी किसी बात पर यकीन क्यों नहीं होता। ये सब सोचते हुए ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। उसे नींद में देखकर आरू के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो नैतिक को एक जोर की लात मारती है, जिससे नैतिक की नींद खुल जाती है। आरू अपनी हंसी दबाकर वापस आंखें बंद कर लेती है। नैतिक देखता है कि आरू का एक पैर उसके ऊपर है तो वो उसे घूरते हुए उसे सही से लिटा देता है और खुद भी लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी वो लेटा ही था कि उसके सीने पर उसे फिर से आरू के पैर महसूस होते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है और चिढ़ता हुआ आरू को सही से लिटाता है और खुद थोड़ा दूर होकर लेट जाता है। करीब 2 मिनट के बाद उसके चेहरे पर एक लात आकर लगती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो आरू को ऐसे ही छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही आरू उठकर बैठ जाती है और अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। आरू, अभी तो ये शुरुआत है मिस्टर नैतिक शर्मा, अभी तो आपको बहुत कुछ झेलना है। कल तैयार रहिएगा नए झटके के लिए। वो दबे पांव बेड से उठकर बालकनी में जाती है और अपने लैपटॉप में आरव के बारे में सर्च करने लगती है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो आरव की लाइफ के बारे में कुछ नहीं जान पाती, क्योंकि आरव के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आरवी भी आरव का ही खून थी, इसलिए उसने हार नहीं मानी और बहुत ही जल्द उसे आरव की पर्सनल लाइफ के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली। आरू जैसे जैसे आरव के बारे में पढ़ रही थी, उसकी आंखें खुशी से चमकती जा रही थी। आरू, वाव, मेरे डैड तो मेरे जैसे ही अमेजिंग है और मेरा फेस इनसे कितना मिलता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। वो आरव के बारे में सोचते हुए कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। निया सिया की नींद जब खुलती है तो निहाल को ना देखकर चैन की सांस लेती है। जब उसकी नजर उससे चिपकी हुई आरू पर जाती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निया, आरू बच्चा उठो, देखो सुबह हो गई है, आपको स्कूल भी जाना है ना। आरू, मम्मा प्लीज सोने दो ना, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। निया उसे उठाती है लेकिन आरू नहीं उठती। तभी रूम में नैतिक आ जाता है। नैतिक, क्यों सुबह सुबह उठा रही हो मेरी प्रिंसेस को। उसकी आवाज सुनकर आरू की नींद गायब हो जाती है। वो उठकर बैठ जाती है। आरू, गुड मॉर्निंग डैड। उसके मुंह से डैड सुनकर नैतिक फीका मुस्कुरा देता है। आखिर उसे अपने दुश्मन की बेटी को इतना झेलना जो पड़ रहा था। नैतिक, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। चलिए उठ जाइए, आपको स्कूल भी जाना है। आरू, डैड आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज मुझे आपके और मम्मा के साथ बाहर जाना है। ये सब वो बहुत मासूमियत से बोलती है, इसलिए निया ना नहीं का पाती। उसकी हाँ सुनकर नौतिक उसे देखने लगता है, क्योंकि इन 6 सालों में कभी भी सिया उसके साथ कहीं नहीं गई है, इसलिए वो भी तैयार हो जाता है। निया आरू को लेकर फ्रेश होने चली जाती है। वहीं नैतिक विहान को कॉल करके स्टडी रूम में बुला लेता है। स्टडी रूम, नैतिक, विहान, आज मैं और निया सिया घूमने के लिए बाहर जाने वाले हैं, इसलिए तुम आज के लिए ऑफिस संभाल लेना। विहान, वो तो ठीक है सर, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं। नैतिक, पता नहीं, ये तो वो आरवी डिसाइड करेगी। विहान हाँ में सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। नैतिक भी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चला जाता है।
डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मेड एक गिलास के कुछ मिलाकर निया के पास लाती है। निया, निहाल प्लीज मुझे दूध नहीं पीना। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद। नैतिक, निया ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारी सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो निया को वो दूध पिला देता है और गिलास मेड को देकर कुछ इशारा करता है, जो आरू देख लेती है। आरू अपने मन में, ये मॉन्स्टर, नैतिक, इस मेड को क्या इशारा कर रहा है, मुझे पता करना पड़ेगा। तभी उसे नैतिक की आवाज आती है। नैतिक, तो प्रिंसेस आज मेरा पूरा वक्त आपका है। आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। आरू, डैड मैं पूरा लंदन तो मॉम के साथ घूम चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे किसी दूसरी कंट्री घूमने चलना है। उसकी बात नैतिक को पसंद नहीं आती लेकिन वो कुछ नहीं कहता। निया, आरू आपके डैड को बहुत काम होता है इसलिए आप लंदन में ही कहीं घूमने चलो। आरू मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है। डैड, क्या आप मेरी इतनी सी विश भी नहीं पूरी कर सकते? और आपको पता है मम्मा का भी कहीं बाहर घूमने का बहुत मन है। नैतिक जब ये सुनता है कि सिया भी बाहर जाना चाहती है तो वो तुरंत हाँ कर देता है। नैतिक, अगर आपका मन है तो हम जरूर घूमने चलेंगे। आरू, प्रोमिस कीजिए मैं जहां कहूंगी आप वहां मुझे लेकर चलेंगे। नैतिक, प्रोमिस। आप जहां कहेंगी हम वहीं चलेंगे। उसका प्रोमिस सुनकर आरू के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। आरू, डैड मुझे इंडिया जाना है। उसकी बात सुनकर नैतिक जो पानी पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है। आरू को उसका रिएक्शन देखकर बहुत हंसी आती है लेकिन वो झूठी चिंता दिखाते हुए बोलती है। डैड आप ठीक है? नैतिक, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम इंडिया नहीं जा रहे हैं। आरू, डैड आपने प्रॉमिस किया था। अब नैतिक अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता और आरू को चिल्लाने लगता है। नैतिक, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। आरू और निया तो उसकी शक्ल ही देखती रह जाती है। आरू अपने मन में कुछ सोच आरवी, वरना मैं डैड को कैसे ढूंढूंगी। आरू नम आंखों से, मॉम प्लीज आप डैड को इंडिया चलने के लिए मना लीजिए ना। आपको पता है 2 दिन पहले मेरी एक क्लासमेट इंडिया गई थी और उसने बताया कि इंडिया का फूड और इंडिया के टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे हैं। आरू को रोते देख निया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निया, सिया, आप रो मत बच्चा। मैं निहाल से बात करती हूँ और हम इंडिया जरूर जाएंगे। उसकी बात सुनकर आरू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। निया भी नैतिक से बात करने के लिए स्टडी रूम में चली जाती है। निया, निहाल मुझे तुमसे बात करनी है। नैतिक, अगर तुम इंडिया जाने के लिए मुझसे बात करने आई हो तो मैं बता दूं कि हम वहां नहीं जाएंगे। निया, गुस्से से, मुझे नहीं पता कि तुम इंडिया क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन आज पहली बार किसी चीज को लेकर आरू की आंखों में आंसू आए हैं और मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसे लेकर इंडिया जा रही हूँ। नैतिक अपने गुस्से को कंट्रोल करके, निया मैंने तुम्हें बताया था ना कि इंडिया में मेरे बहुत दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों को कुछ हो। निया, मुझे माफ कर दो निहाल, मैंने तुमसे गुस्से में बात करी, लेकिन प्लीज तुम आरू के लिए कुछ दिन के लिए तो चल ही सकते हो। नैतिक उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता और इंडिया चलने के लिए राजी हो जाता है। निया भी अपने रूम में अपनी पैकिंग करने लगती है। नैतिक विहान को अपने रूम में बुलाता है। नैतिक, विहान मेरी इंडिया जाने की तैयारी करो। विहान, क्या बॉस आप इंडिया जा रहे हो, लेकिन वहां जाना आपके लिए सेफ नहीं है। नैतिक, जानता हूँ लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ जो उस शेखावत की वजह से कहीं आना जाना छोड़ दूँ।
और पहली बार आरू ने मुझसे कुछ मांगा है और अगर मैं उसे खुश रखता हूँ तो निया हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। नैतिक, आरव के बारे में क्या जानकारी है? विहान, बॉस, हमें पता चला है कि वो अपनी किसी मीटिंग के लिए अपने भाइयों के साथ ऑस्ट्रेलिया गया है। नैतिक, ठीक है, हमारे जाने की तैयारी करो। विहान कुछ बोलना चाहता था लेकिन नैतिक उसे जाने को कह देता है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और अगले दिन वो लोग कुछ ही देर में वो सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट के लिए अभी 15 मिनट का टाइम था। वो एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है लेकिन तभी उसके फोन पर विहान का कॉल आने लगता है। इसलिए वो निया और आरू को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट के अंदर भेज देता है और खुद कॉल रिसीव करता है। फोन पर विहान की बात सुनकर वो शॉक हो जाता है और तुरंत ड्राइवर को डोट कार ऑफिस ले जाने का ऑर्डर दे देता है। इस वक्त वो भूल चुका था कि अंदर निया और आरू उसका वेट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि नैतिक इतना परेशान हो गया? और क्या निया, सिया और आरवी इंडिया जा पाएंगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। कल दोपहर 1 बजे